Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 14 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों अगर आपको हमारे कंप्लीट नोट्स और ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन केस अगर लिंक काम करने में प्रॉब्लम करे तो आप क्या करो, सीधा टेलीग्राम पर जाओ और टाइप करो इकोनॉमिक्स सीजी, आपको ये चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेज नंबर पे। यहाँ पर राइट हैंड साइड एक न्यूज़ दे रखी है, इंडिया यूएस टू टाई अप ऑन ग्रीन एनर्जी। अच्छा, आप जान रहे हैं पिछले 12 से लेकर 14 तारीख तक, यानी 12 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर को यहाँ पर जो यूएसए की तरफ से एक स्पेशल पर्सन आए थे जिनका नाम था जॉन कैरी। और बेसिकली ये क्यों आए थे इंडिया में, इन्होंने विजिट की थी ताकि ये हमारे यहाँ पर आके एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर चीज़ें बोल सकें। जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उनके साथ इन्होंने मिलकर क्या किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न है, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें आने वाले सालों के अंदर। जिससे क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएस हो गया, बाकी आपके यूके हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इन लोगों की डेवलपमेंट के पीछे का सबसे बड़ा राज है इन्होंने इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप की। अब क्योंकि इन लोगों ने इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप की तो उससे कार्बन एम्बिशन बहुत ज़्यादा हुआ और अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इकोनॉमी तो अच्छी हो गई लेकिन एनवायरनमेंट हमारा बिगड़ गया। और एनवायरनमेंट ऐसा बिगड़ा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। और जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसके अंदर बहुत सारे इंटॉक्सिकेटेड कह लो या टॉक्सिकेटेड पॉइजन वाली गैसेस कह लो, उनकी मात्रा बढ़ गई। जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं अनवांटेड रेनफॉल होने लगा, अनवांटेड तरीके से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे और कई सारे जो मालदीव्स हैं, छोटे छोटे द्वीप से जो समुद्र के बीच में है, वो सारे के सारे जो है वो ढक गए। तो अब इन सभी बातों को लेकर कंसर्न किया जा रहा है और खासतौर पर ये सारी गलती डेवलप्ड नेशन की है जिन्होंने इतना कार्बन एम्बिशन किया कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। इस बात को चिंता व्यक्त करते हुए यूएस की तरफ से जॉन कैरी और इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन दोनों ने मिलकर मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि आने वाले टाइम के अंदर हम किस तरह से एनवायरनमेंट को जो है वो अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ कि वो इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे और वो इंस्टॉल करेंगे इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि 450 गीगावाट जो है वो हमें बिजली या एनर्जी बनाकर देगा 2030 तक। यानी कि अब हम ये चाहते हैं कि जो बिजली या कह लो कि जो एनर्जी के सोर्स है उसको रिन्यूएबल तरीके से करें जिससे इन्वायरमेंट पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर दोनों लोगों ने इंश्योर किया कि 2030 तक वो अपनी इस लिमिट को बढ़ाकर 450 गीगावाट करने वाले हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि हमें इन चीज़ों का भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई कि करंटली इंडिया के अंदर जो पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो 476 गीगावाट की है 2020-21 के अंदर, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि 2030 तक बढ़ा के 817 गीगावाट कर देंगे। और ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, जो हमारे जॉन कैरी आए हुए हैं यूएस की तरफ से, उनके साथ मिलकर ये चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। और ये मीटिंग 12 से लेकर 14 तारीख तक यानी 3 दिन तक यहाँ पर मीटिंग चली है। और यहाँ यही ग्लोबल को लेकर, यहाँ पर क्या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यहाँ क्या किया है, पूरा डिस्कशन किया गया है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वाला जो आर्टिकल है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये हमारी जीएस पेपर 3 जो हमारा क्लाइमेट वाला चैप्टर है उससे रिलेट करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आया दूसरा देखा है, सुप्रीम कोर्ट टू पास इंटीरियम ऑर्डर इन पेगासस केस। अभी पेगासस ये जासूसी वाला जो सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की कंपनी ने बनाया था और बेसिकली ये बनाया था टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, ताकि टेररिज्म के अंदर अगर हमें किसी भी पर्सन पर डाउट है तो हम उसके मोबाइल को क्या कर लेंगे, उसके मोबाइल को हैक करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाएगी। दोस्तों मैं पेगासस को लेकर काफ़ी टाइम से इस बारे में आपको बताते हुए आ रहा हूँ, चलो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जो पेगासस सॉफ्टवेयर है बेसिकली क्या होता है, ये आपके फ़ोन के अंदर बहुत आसानी से एंटर हो जाता है, चाहे वो एसएमएस के थ्रू हो, व्हाट्सएप पे लिंक के थ्रू हो, या किसी भी एक छोटी सी मिस कॉल के थ्रू भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, आपके एसएमएस को, ईमेल को, फोटोज़ को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को, रिकॉर्ड लिस्ट को, व्हाट्सएप को, कैलेंडर और जो आपका माइक्रोफोन होता है, जो कैमरा होता है, जीपीएस, इन सबको आपको ट्रैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन को जान लेगा और इस इन्फॉर्मेशन का वो क्या कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। तो इस बात को लेकर कोर्ट में हियरिंग चल रही थी कि हाँ इंडिया ने भी इसराइल की इस कंपनी का जो है ये सर्विसेज ली है। जब ये चीज़ गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या आपने इसराइल की इस
कंपनी के इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हमारे इंडियंस पर किया है, यानी वो 40 इंडियंस पर इसका यूज़ किया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ना तो हाँ ही बोला गया और ना ही ना बोला गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ झलक रही है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसका अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर यूज़ किया, ताकि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकल पाए, ताकि वो चुनाव के अंदर उन इन्फॉर्मेशन को लीक करके उनसे अपने एक वोट बैंक को डेवलप कर पाए। इस बात को लेकर सुनवाई होनी थी, आपको पता ही होगा इसकी जो हियरिंग है वो 13 सितंबर को बैठी थी, और कहा गया था 13 सितंबर को एक स्पेशल बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट में जो डिसाइड करेगी पेगासस को लेकर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रावधान या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जानी चाहिए। जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कल की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित एफिडेविट में दे कि उनकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और पूरा चिट्ठा बना के वो दे, पूरा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करे, तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस एफिडेविट के लेकर कोई रिप्लाई नहीं आया, और उनकी तरफ से तो ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा एफिडेविट नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर जो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, जितने भी हमारे ऐसे सीनियर एडवोकेट है, ऐसे कपिल सिब्बल हो गए और भी एन राम हो गए, शशि कुमार हो गए, इन सब ने गवर्नमेंट के लिए बोला कि गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए कि पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ इन्होंने अपने आने वाले जो चुनाव है उनके लिए यहाँ पर कराया है। तो इस बात को लेकर पिटीशन डाली गई, पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेट में ऑर्डर रिलीज किया कि एफिडेविट पर हमें पूरा लिख कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चीज़ आपने नहीं की और ये प्रूफ करो कि आपने नहीं की। तो पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी जुडिशरी के लिए एक बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर जब उंगलियां उठाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हो जाती है, और यही किसी अपोजिशन पार्टी के ऊपर उठती है उंगलियां तो ऐसे कहा जाता है कि ये उल्लंघन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट न्याय की, ये क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं या कह लो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब ये ऐसी बातें करते हैं। तो जब देश के प्रधान लोग जो हैं वही ऐसी हरकत करेंगे तो हम जैसे सिटीजन से क्या उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी चीफ जस्टिस है एन वी रमना, उनकी तरफ से भी बोला गया है कि अगर इस टाइप की कोई भी कंसर्न किए जाते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, और आप इस चीज़ को इस तरह से नहीं दबा सकते कि हम इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। ये कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है। आपने अगर कोई काम किया है तो आप उसको एक्सेप्ट करो ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये काम ना करो। बट अगर आप ये कहकर मना कर दो कि हम एफिडेविट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई नेशन की सिक्योरिटी नहीं आएगी। सिक्योरिटी तो उसी दिन चलेगी थी जिस दिन आपने 50 लोगों के क्या किए थे, डेटास को लीक करवाया था। सिक्योरिटी तो उसी दिन चली गई थी, ठीक है। और ये बात, ये जो एन वी रमना है ना भाई, मैं खुद बता रहा हूँ, इतने साल हो गए, कई सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन एन वी रमना ने जितना ड्रास्टिकली चेंज किया है ना जुडिशरी सिस्टम को, और ये कर भी रहे हैं, ये सीधा गवर्नमेंट से टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं कि हाँ अगर कोई काम गलत किया है तो न्याय का मतलब न्याय होता है, चाहे वो कॉमन पीपल हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके लिए न्याय क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक गलत चीज़ पता है क्या है कि इनको जो अपॉइंट किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी इनको निकाल सकती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लुक पॉइंट है, इसलिए ये ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पाते, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के फेवर में भी इनको बोलना पड़ जाता है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको एक न्यूज़ नजर आएगी, दैट इज इन्फ्लेशन डिप मार्जिनली टू 5.3% इन अगस्त। देखो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई आप देख रहे हैं जब से लॉकडाउन पिछले 1.5 सालों से लगा हुआ है तब से ये महंगाई जो है वो आसमान छू चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट से ये बढ़ रही है। बट अभी ये कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में जो महंगाई का दर है वो थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कितना नजर आया है, ये हमारा 5.3% से गिरता हुआ नजर आया। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह के अंदर चैप्टर नंबर 7 इन्फ्लेशन पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया था जो इन्फ्लेशन होती है ना हमारे इंडिया के लिए, वो चलता है 4 ± 2% के हिसाब से। सर क्या, फिर से रिपीट करना, 4 ± 2%, यानी 4 में +2 करो तो 6, 4 में -2 करो तो 2, यानी हमारे यहाँ पर एक अच्छी इन्फ्लेशन मानी जाती है जब 2 से 6% का रेट चल रहा हो। लेकिन अगर 2 से कम हो जाए और 6 से ज़्यादा हो जाए तो वही इन्फ्लेशन हमारे लिए घातक बन जाती है। दोस्तों याद रखना, इन्फ्लेशन कभी गलत नहीं होती है अगर वो कंट्रोल मैनर में चले, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। मैंने उस चैप्टर के अंदर बताया था इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ही रोजगार बढ़ेगा, लेकिन वो एक प्रेस्क्राइब रेट से बढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया ना 2 से 6% के बीच में बढ़ना चाहिए। अगर 2 से कम हो जाता है यानी डिसइन्फ्लेशन होती है तो भी मार्केट में गलत इंपैक्ट जाता है उसका, और अगर 6% से ज़्यादा होती है तो भी उसका गलत इंपैक्ट जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो मैं आपको इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग ना मैंने नोट्स बनाए, मैं आपको नोट्स में से बताता हूँ। वो नोट्स क्या हैं देखो। पहले तो इन्फ्लेशन का टॉपिक है आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रमेश सिंह, ये उसी से रिलेटेड है। तो अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी भी कमोडिटी की या किसी भी सर्विसेज की डेली यूज़ पर क्या होने लगे, उसकी प्राइस इंक्रीज होने लगे, जिस वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाए, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जो जनरली फूड आर्टिकल में, क्लोथिंग में, हाउसिंग में,
ट्रांसपोर्ट में और कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं जिसमें बास्केट ऑफ कमोडिटी को लिया जाता है या सर्विसेज को लिया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर इन्फ्लेशन को निकाला जाता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की जो गुड्स की जो कीमतें हैं, सर्विसेज की जो कीमतें हैं, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगती हैं और इतनी रिड्यूस होती है वो माइनस में चली जाती हैं, तो वो कहलाती है डिसइन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारी परचेसिंग पावर को कम करता है। सोच के देखो, कोई चीज़ आज 10 रुपए की है, कल को वो चीज़ 15 की हो जाएगी, तो अल्टीमेटली मेरी इनकम तो उतनी है 100 रुपये जितनी पहले थी, बट पहले मेरे पास 90 रुपये बचते थे जेब में, अब कितने बचेंगे 85। तो अल्टीमेटली मेरी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। और इसका इंपैक्ट इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि किसी भी इंसान की परचेसिंग पावर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो माल कम खरीदेगा। माल कम खरीदेगा तो इंडस्ट्रीज की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक मॉडरेट चैनल पे रखना चाहिए, और मैंने आपको बताया वो कितना होना चाहिए, 2 से 6% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो पहले इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जिसको ये काम दिया जाता है, और इसमें भी ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम। याद रखना, जो इन्फ्लेशन को कलेक्ट करने का काम है या उसको इवेल्युएट करने का काम है या कंट्रोल करने का काम है वो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम का है, ठीक है, जो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को 2 तरीके से मेजर किया जाता है, WPI और CPI। WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो, जब माल होलसेलर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब माल होलसेलर से कंज्यूमर तक वो माल पहुंचता है तो बीच में जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दूसरा तरीका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि जो प्रोडक्शन यूनिट से माल सीधा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है उस बीच में कितने प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुए हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये 2 तरीके होते हैं हमारे यहाँ पर, WPI और CPI, जिससे हम इन्फ्लेशन को निकालते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये बोला जाता था कि WPI को रिप्लेस कर दिया गया CPI से। अब CPI से इन्फ्लेशन को निकाला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो होता है उसको हम बेस मानते हैं, ना कि होलसेलर को यहाँ पर बेस मानते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन आखिर होता क्या, इसके क्या क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न होता है जिसे मैंने बताया था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये 2 टाइप की इन्फ्लेशन होता है। चलो मैं आपको ना इसके लिए फोटो दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर फोटो बनाई हुई है, देखो ये रहा। कौन कौन से कॉजेज है इन्फ्लेशन के, देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ड इन इन्फ्लेशन। क्या चीज़ होती है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है और उसके लिमिटेड ऑफर चल रहा है, या कह लो लिमिटेड एडिशन चल रहा है, तो हर व्यक्ति उस लिमिटेड एडिशन को खरीदना चाहता है। जब लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास कम अवेलेबल होता है तो सेलर के भाव बढ़ जाते हैं। सेलर क्या बोलता है कि भाई अब ये चीज़ जो पहले 100 की थी ना, मैं तो अब 200 की दूंगा, लेना है तो लो वरना मत लो, क्योंकि उसे पता है खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं और चीज़ है लिमिटेड एडिशन यानी लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाती है, वो अपने गुड्स के प्राइसेस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सोच के देखो, मान लो आपके पास कोई ऐसी वॉच है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो हर किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, उस वॉच को जो भी देखता है उसे तुरंत पसंद कर लेता है। ऐसे करते करते आपके पास 100 ग्राहक आ गए एक वॉच को खरीदने के लिए, तो आप क्या सोचोगे, भाई एक ग्राहक होता तो मैं इसे 2000 की बेच देता, लेकिन 100 ग्राहक है यानी लोग इंटरेस्टेड है इसे खरीदने में, तो आपने वही 2000 वाली चीज़ की प्राइस बढ़ा के 2 लाख कर दिया। अब आप कह रहे हो मैं 2 लाख का बेचूँ, जिसको लेना है ले, और फिर भी लोग ले लेंगे। तो इससे बोलता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई क्या होती है, कम होती है, या कह लो लिमिटेड एडिशन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या लगता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इस वजह से भी महंगाई हमारे यहाँ पर बढ़ जाती है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पीछे से इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल इतना महंगा मिल रहा है कि जिसके चलते जो गुड्स की पूरी कीमत है वही जो है आपको महंगी पड़ रही है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कीमत है उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके चलते जो गुड्स की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा होता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। अभी बिल्ड इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो इंडस्ट्रीज में बनता है, और इंडस्ट्रीज में कौन होता है, लेबर्स होते हैं जो वेजेस की डिमांड करते हैं। एक लेवल के आने के बाद वेजेस भी बढ़ानी पड़ेगी, लेबर डिमांड करेंगे कि इतने सालों में काम करते होगे, हमारी वेज रेट को क्या करो, इंक्रीज़ करो। और जब हम उनकी वेज रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाएगा तो इसका मतलब कॉस्ट्स बढ़ेंगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आपको समझने वाली चीज़ है, देखो कई सारे रीज़न होते हैं, बट अभी मैं अभी इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ा रहा ना, तो जो मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था तब तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था रमेश सिंह के अंदर। बट यहाँ पर आप क्या करो कि आप यही मान के चलो कि जो इन्फ्लेशन है उसको
कॉजेज की अगर हम बात करें तो वो 3 होते हैं। कौन कौन से? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो प्राइसेस बढ़ जाती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई तो अल्टीमेटली फिनिश गुड्स की भी कीमत बढ़ जाएगी। और तीसरा बिल्ड इन इन्फ्लेशन, जिसके तहत क्या बोला जाता है कि अगर हमारे यहाँ पर जो लेबर है काम करने वाले उन्हीं उनकी सैलरी को हाइक करना पड़ा तो ऐसे में हमारे पास इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है हाई डिमांड और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आई होप कि आपको इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई कि इन्फ्लेशन जो है वो अगस्त महीने के अंदर 5.3% से डिप हो गया। बट हमने तो इस आर्टिकल की पूरी डिटेल कर ली है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें। आई होप अब आपको ये आर्टिकल जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप मुझे बताओगे, देखते हैं किसको अच्छे से आता है। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने रमेश सिंह में डिस्कस की हुई है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसीज़ बनाती है उन पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आप मुझे बताओगे गवर्नमेंट भी तो कुछ पॉलिसीज़ बनाती होगी, नहीं थोड़ी खाली आरबीआई बनाएगी। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उसको क्या कहते हैं और जो आरबीआई बनाती है उस पॉलिसी को क्या कहते हैं। देखिए कौन इसका करेक्ट आंसर दे, किसको इतनी अच्छी नॉलेज है। जो हमारी रमेश सिंह सीरीज़ देख रहा है उससे तो बिल्कुल होगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है इसलिए मैं इन सारी न्यूज़ों को कवर करते हुए नहीं चलूँगा। ये आपका नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन दे रखा है, कुछ खास नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको निपटा दूंगा। रिटर्निंग टू स्कूल 17 मंथ लेटर्स। अब आप जानते हैं जब से 2020 के अंदर, वैसे तो 19 में चला था बट उसका रियल इम्पैक्ट हमें 2020 को देखने के लिए मिला था। जो पहला लॉकडाउन है वो 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। ठीक है, अब एक बात सोच के देखो, जो लॉकडाउन लगाया गया था उस लॉकडाउन के बाद तो स्कूल्स बंद रहे और लगभग स्कूल 1.5 साल यानी कह लो 17 महीने तक बंद रहे। इसके बाद अब जाके धीरे धीरे हर राज्य के अंदर स्कूल खुलना अब शुरू हुए और लोगों ने ये जाना कि स्कूल क्या चीज़ होती है, मतलब स्कूल हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर ये बताया कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही है। वो पूरे टाइम फ़ोन में लगे थे जिससे उनकी आई साइड वीक हो रही है, ब्रेन पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ लगातार देख रहे हो तो अल्टीमेटली आपको नेचुरल लाइट नहीं मिल रही है, बल्कि आप आर्टिफिशियल लाइट को आंखों के सामने लगातार लिए बैठे हो। तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पे एक टाइम के बाद देखने के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा बट जब आप डेली बेसिस में वो काम करते हो देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर देखी। लेकिन अब जैसे जैसे स्कूल्स खुलते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के अंदर जो ये एंजाइटी प्रॉब्लम आ रही है, गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन, इन सबसे अब उन लोगों को छुटकारा मिल जाएगा और इनकी मेंटल हेल्थ जो है वो विकसित हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि धीरे धीरे अब स्कूल खुल रहे हैं। इससे भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एक बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो बच्चे रिक्शा वगैरह करेंगे, ऑटो वगैरह करेंगे तो उनको भी एक रोजगार मिलेगा। मतलब कई सारी चीज़ें देखो आपस में कनेक्टेड होती है। आप एक तरफा होकर मत सोचा करो, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट किया करो साथ में। इसके बाद यहाँ पर क्या है, टॉकिंग एमिड विद कन्फ्लिक्ट। अब आप जानते हो चाइना और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है सुपर पावर को लेकर। जैसे यूएस तो सुपर पावर है ही, अब चाइना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चाइना भी ये आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है 5 साल बाद यूएस से भी बड़ा कौन बन जाएगा, चाइना बन जाएगा सुपर पावर के अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों को लेकर हमेशा होड़ बनी रहती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। खैर इसका मुद्दा मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर इन दोनों के लिए एक बहुत स्पेशल न्यूज़, एक स्पेशल आर्टिकल कवर होने वाला है। मैं आपको तभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी एडिटोरियल सेक्शन छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा चीज़ें बताई जाती है। जो भी एडिटोरियल लिखते हैं ना वो एक तरफा होकर चीज़ें सारी यहाँ पर बताता है। अब यहाँ पर क्या है, एक कोविड-19 को लेकर एक रिसर्च की गई कि कोविड-19 में जिन जिन लोगों की किडनी जो इंजरी हुई है तो वो वैक्सीन की वजह से हुई है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है कि उनकी जो किडनी है उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। दोस्तों ये तो देखो अभी पहले है, अभी तो देखो किन किन चीज़ों में यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिले कि बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। देखो क्या होता है, याद रखना हमेशा, किसी भी चीज़ की जब वैक्सीनेशन इमरजेंसी टाइम पर बनाई जाती है ना, यानी जल्दबाजी में, वहाँ पर हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए भी एक रिसर्च है, एक नई रिसर्च है। हमें भी नहीं पता होता कि इससे इम्यून सिस्टम तो बढ़ेगा, कोविड-19 से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ है उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और ये अब पता चलेगा जैसे जैसे वैक्सीनेशन किए हुए लोगों को 1 साल 2 साल गुजरेंगे, तब हमें उनको देखकर ये स्टडी करने का मौका मिलेगा कि क्या रिएक्शन होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर और किन किन जो ऑर्गन्स है उन पर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वैसे मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अभी रिसर्च किया जाए उसके अंदर किडनी को लेकर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, चलो तो अभी आज का जो ये हमारा न्यूज़पेपर है उसमें
एडिटोरियल पार्ट हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पर एक चीज़ चल रही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 3 सेंट्रल सेग्रीगेटेड बिल्डिंग लोअर। अभी आप जानते हो सेंट्रल विस्टा प्लान है, जिसके तहत क्या बनाया जा रहा है, नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई है, नई पीएमओ ऑफिस, नया प्रेसिडेंट हाउस बनाया रही है। 3 बिल्डिंग बेसिकली यहाँ पर पूरी नई तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि पहले जो इन्होंने अपना खर्चा एस्टिमेट किया था, अब उस खर्चे को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पर फोकस किया। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सेंट्रल विस्टा प्लान है, इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए। पहले आप ये जानो कि यहाँ पर कितना प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया। तो पहले ये प्राइस बताया जाता था 3,408 करोड़ रुपए, कितना 3,408 करोड़ रुपीज़ बताया जाता था। अब इस प्राइस को रिड्यूस करके कर दिया गया 3,254, यानी 3,254 करोड़ रुपए ही अब इस पर खर्च होंगे। देखो माइनर सा चेंज है, बट ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो चेंज आया। अल्टीमेटली पैसा जनता का ही है। अब जनता का पैसा अगर जनता को दिया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वजह कि इन बिल्डिंग्स के ऊपर। तो देखो इसके नोट्स अब हम देखते हैं। ये रहा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी ये कहा जा रहा है कि इस विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर हम कई नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाएंगे, नए पीएम हाउस को बनाएंगे, इवन हम नया क्या बनाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप कर देंगे, प्रेसिडेंट हाउस वगैरह को चेंज करके। अब ये जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने प्रपोज किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या था, कंस्ट्रक्शन करेंगे 3 मेन बिल्डिंग की, और ये राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच का जो 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लॉक्स है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स है, उनकी जो म्यूजियम है उनको रिहेबिलिश करेंगे और सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को करेंगे, बूस्टअप करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को समझाने के लिए आप इस फोटोग्राफ को देखो तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी, क्योंकि फोटो से कई सारी चीज़ हमारी क्लियर होती है। ये है हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये आपका इंडिया गेट है। इंडिया गेट से सीधी रास्ता जा रही है, ये लगभग 3 किलोमीटर की, और सामने ये आपको प्रेसिडेंट हाउस मिल जाएगा। अब क्या ये जो पुरानी बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये गोल जो बिल्डिंग आपको दे रखी है ये हमारी कौन सी है, ये पुरानी पार्लियामेंट है। और ये ट्रायंगल में जो दे रखी है ये हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो ये पूरा नक्शा दे रखा है, और ये जो बीच में राजपथ है ना, ये देखो, ये राजपथ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बिल्डिंग्स है, इनमें कई सारे म्यूजियम्स आता है। इन म्यूजियम्स को रिहेबिलिश करने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से इन बिल्डिंग को रिहेबिलिश करके इनको मेंटेन किया जाए। इनको तोड़ के दोबारा नहीं बनाएंगे, बल्कि इनको रीडेवलप किया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पुरानी ही हमें अच्छी लगती है, जिनसे हमें पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में, हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब कहा जा रहा है इसकी जो कॉस्टिंग है वो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सस्ती हो गई हैं, तो इस वजह से इनकी कॉस्टिंग भी क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। बोलो ये चीज़ समझ आइए। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ पता है क्या दे रखी है, मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री वाली चीज़ें भी यहाँ पर बता दी है कि दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज ही थे, इन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था कि जो दिल्ली है ये अब हमारी नई कैपिटल होगी। वरना पहले हमारी कैपिटल क्या होती थी भारत की, कैलकाटा। 1911 में इन्होंने इस कैपिटल को शिफ्ट कहाँ कर दिया, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही मार्किंग हिस्ट्री थी जो आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सा पर्सन था और किस सन में जो है कैलकाटा को हटा के दिल्ली उसकी मेन कैपिटल टेरिटरी बना दी गई थी। और हमारे एक पर्सन थे जिनका नाम था एडविन ल्यूथिन। एडविन ल्यूथिन जो है इतने अच्छे मतलब डिज़ाइनर कंस्ट्रक्टर थे कि इन्होंने हमारे यहाँ पर जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है उनकी डिज़ाइनिंग इन्होंने की है। अगर मैं बात करूँ तो जो पार्लियामेंट हाउस है इसकी जो डिज़ाइन है वो ल्यूथिन और बेकर ने की थी। राष्ट्रपति भवन की एडिव ल्यूथिन ने की थी। और जो सेंट्रलिट जो जितने भी सेक्टोरियल पार्ट है हमारे, जैसे नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, इसको डिज़ाइन करने वाले थे हर्बर्ट बेकर। तो मतलब ये सारे के सारे ना फॉरेनर्स थे, क्योंकि आप जानते हो कि 1947 से पहले की ये सारी बिल्डिंगें बनी हुई है, और 1947 तक हमारे देश में किसका राज था, यूके का, ब्रिटेन का। तो अल्टीमेटली वहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट होंगे उन्होंने इसका क्या किया होगा, निर्माण किया होगा। चलो इसके बाद आई होप कि आपको ये वाला आर्टिकल जो है वो प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग है, इसकी कॉस्ट हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर पोस्ट पुल वायलेंस बंगाल गवर्नमेंट सेज NHRC पैनल बाइस्ड। अभी क्या बोलता है आर्टिकल, ये आर्टिकल ये बोलता है कि अभी बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी जब इलेक्ट हो रही थी, तो उससे पहले क्या होता वहाँ पर ड्यूरिंग द इलेक्शन वहाँ पर वायलेंस देखने के लिए मिला, वहाँ दंगे प्रसाद देखने के लिए मिले, जिसमें कई लोगों की वहाँ पर जान चली
चली गई। जब इसको लेकर टीम बैठा ली गई तो ये पता चला कि इसके अंदर कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये दंगे जानबूझ के कराए। अब इस बात को लेकर जो इन्होंने ममता बनर्जी ने क्या किया था कि ये जो चीज़ है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की और कहा कि आप इसके लिए एक बाकायदा एक पूरी टीम एक पूरा पैनल बनाओ जो ये इंश्योर करेगा कि इसके पीछे कौन सी पार्टी का यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है जिसने ये सारे दंगे वगैरह करवाए हैं। अब पता है ममता बनर्जी ने देखा कि इसके लिए टीम सौंपेगी एनएचआरसी की। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि एनएचआरसी जो है इस चीज़ को सही तरीके से नहीं डील कर रहा है, वो पूरी तरीके से बाइज्ड है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से और इनमें कई सारे लोग बीजेपी के साथ मिले हुए, इसलिए कभी भी ये नहीं बताएंगे कि ये जो वायलेंस हुई है वो बीजेपी कैंडिडेट्स के द्वारा हुई है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने एक और जो है एक्यूज यहाँ पर लगा दिया एनएचआरसी की तरफ कि जो टीम अपॉइंट किया वही टीम जो है वो क्या है पूरी तरीके से बीजेपी से इन्फ्लुएंस है, तो वो कभी भी बीजेपी के बारे में नहीं बोलेगी। यहाँ पर हमारे लिए मेन मुद्दा ये नहीं कि बीजेपी गलत है या आम आदमी पार्टी कौन गलत है, मुद्दा ये कि ये एनएचआरसी क्या होता है। चलो मैंने एनएचआरसी के रिगार्डिंग नोट्स बनाए तो मैं आपको बताता हूँ एनएचआरसी क्या होता है। एनएचआरसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये हमारे जीएस पेपर नंबर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एनएचआरसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 12 अक्टूबर 1983 के अंदर बनाया गया था और ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती है, जैसे लेटेस्ट अमेंडमेंट में 2006 में आई। फिर इसके जो सिल्वर जुबली है मतलब इसको जो 25 साल कंप्लीट हुए थे अक्टूबर 12 2018 के अंदर, तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। वॉच डॉग का मतलब है अगर कहीं गलत हो रहा हो तो ये भौंकेगा भी और काटेगा भी कुत्ते की तरह, ठीक उसी तरह ये वॉच डॉग की तरह काम करता है। अब बेसिकली ये क्यों बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो ह्यूमन राइट्स है उनके वायलेशन को रोका जा सके। चाहे जैसे कोई वायलेशन आपका सेक्स को लेकर हो, चाहे मेल फीमेल को लेकर हो, नेशनलिटी को लेकर हो, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजियस को लेकर या किसी स्टेटस को लेकर, अगर कोई वायलेशन किसी भी ह्यूमन के साथ हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो गठन है ये बनाया गया था। तो बेसिकली ये और क्यों बनाया गया था, इनके अंदर क्या होता है कि आपको जीने का अधिकार है, लिबर्टी का, फ्रीडम का, सेल्वरी का, और इन सब की जो फ्रीडम्स है इनको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट उठाए जाते हैं कि अगर इनका उल्लंघन किया जाएगा तो ये एनएचआरसी जो है वो क्या करेगी, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करेगी, उसके खिलाफ केस दायर करेगी। अब देखो जो अभी दंगे हुए, ठीक है, जो अभी दंगे हुए, इन दंगों के पीछे कौन पता लगाएगा, एनएचआरसी पता लगाएगी कि किस पार्टी के लोग थे या क्या थे। अब यही ममता बनर्जी कह रही है ये तो जो एनएचआरसी है वो तो पूरी तरह से बीजेपी से इन्फ्लुएंस है और उसमें काम करने वाले लोग भी बीजेपी के सपोर्टर है, तो वो कभी बीजेपी के बारे में यहाँ पर नहीं बात बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एनएचआरसी जो है उसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, 7 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें जो चेयरपर्सन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये किसकी रिकमेंडेशन से अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल तक के लिए होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स उसकी 70 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। विच एवर इज अर्लियर हो जाए वहीं पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट नहीं बोलेंगे बल्कि इसको कहेंगे रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। और इस कंपोजिशन को चेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो चलिए ये हो गया आपका बंगाल इलेक्शन को लेकर बातें। इसके बाद हम और आगे चले यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कोई न्यूज़ नहीं है। और बाकी आपको बताइए भूपेंद्र पटेल जो है वो हमारे नए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है वो बन गए। कहा जा रहा है जो पुराने वाले चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने चीज़ों को सही से नहीं संभाल पाया, जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल थे उनको सही से पालन या उल्लंघन बहुत ज़्यादा हुआ जिसके चलते कोविड के केसेस बढ़ने लगे। तो इस वजह से इनको रिजाइन देकर एक नए सीएम को अपॉइंट किया गया जिसका नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। इसके बाद और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो कोई ऐसी न्यूज़ है। अच्छा यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, बी कंपैटिव इन इशूइंग कोविड डेथ सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत कोविड-19 से हुई है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 ही लिखा जाना चाहिए, ना कि कोई और चीज़ घुमा फिरा के आप लिख दो। हाँ अगर जैसे इवन कोई बंदा अगर जैसे सुसाइड करता है, ठीक है, कोविड के चलते, तो अगर उसे कोविड था, मान लो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसे कोविड था, या कोई एक्सीडेंटल केस होता है पोस्टमार्टम में आता है कि उसे कोविड था, तो उस केस में आप कोविड नहीं लिख सकते हो क्योंकि कोविड मेन रीज़न नहीं था उसकी डेथ का, मेन रीज़न सुसाइड था, मेन रीज़न एक्सीडेंट था। बट वो बात अलग है कि वो पॉजिटिव था। बट कहा ही जा रहा है कि अगर किसी नेचुरली डेथ कोविड-19 की वजह से हुए तो कोई भी हॉस्पिटल वाले अपने डेटा को छुपाने के लिए ये ना लिखें कोविड के कुछ और लिख दे, हार्ट अटैक लिख दे, किडनी फेल लिख दें या नसों का टूट जाना, कुछ इस तरीके से चीज़ें नहीं लिख सकते, उन्हें कोविड-19 ही लिखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आई है, ब्रेवलिंग ऑल ऑड्स फॉर टेक सियाचिन।
अच्छा, सियाचिन जो एक हमारा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, मतलब एक आइस का पहाड़ है, जिस पर अभी इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सर किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया कि वहाँ पर एक कुमार पोस्ट है, उस कुमार पोस्ट तक पहुँचना आसान काम नहीं है। वो हमारे इंडियंस में से 8% पहुंच चुके हैं। सर तो इसमें कौन सी नई बड़ी बात है? इंसान तो पर्वत जो सबसे माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ गया, इसमें ऐसा क्या खास है? खास ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, 8 जो लोग गए हैं वो विकलांग हैं, मतलब कह सकते हो वो डिसेबल लोग हैं जो यहाँ पर भेजे गए इंडिया की तरफ से। बेसिकली ये कैंपेन क्यों चलाया गया? ये इसलिए चलाया गया ताकि जितने भी हमारे विकलांग भाई बहन हैं उनको ये बूस्टअप मिल पाए कि विकलांग होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप विकलांग हो तो आप डिफरेंट डिसेबल नहीं हो, डिफरेंट एबल हो। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुना, डिसेबल नहीं, डिफरेंट एबल, कि आपके अंदर की काम करने की क्षमता अलग तरीके से जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया था, बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर 30 लोगों को यहाँ पर ट्रेंड किया गया था, लेकिन उसमें से 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया ताकि वो इस जो पहाड़ है इस पर ये चढ़ें और ये रिकॉर्ड तोड़ दें कि आज तक यहाँ पर कोई हैंडीकैप पर्सन नहीं गया, लेकिन हम 8 लोग यहाँ पर गए। और जो कुमार पोस्ट है जो लोगों 15,632 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, उस कुमार पोस्ट को इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो ये शरीर में डिसेबल और नॉर्मल कुछ मैटर नहीं करता, और इससे हमें भी बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। बट यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो ये 8 लोग हैं ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और जो कि पैरा फोर्स वगैरह में रह चुके हैं, तो इनको ज़्यादा अच्छे से आइडिया रहा कि किस तरह से क्लाइमेट में हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें चढ़ना चाहिए। इन सबको लेकर इन्हें पहले से भी बहुत कुछ आइडिया था, और इस पूरे सेगमेंट को इन्होंने नाम दिया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। बोलो क्लियर हुआ? एक छोटा सा पॉइंट था इसलिए मैंने इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, बट आपको बस यही याद रखना है कि जो आपकी बॉडी अगर काम नहीं करी तो डजंट मीन आपके सपने जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन में हौसला होना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। सेंट्रल इंडस्ट्री ने कहा है कि अब देखो सीतारमन जी ने ये बोला है कि देखो इंडस्ट्रीज आप लोग टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं। कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको बूस्टअप करने के लिए आपके लिए फंड्स वगैरह रेस करते रहेंगे। कैसे रेस करेंगे? आप जानते हो, चीज़ों को बेच बेच कर रेस करते रहेंगे। तो ये भी कोई खास आर्टिकल मुझे लगा नहीं, पहले मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन निर्मला सीतारमन जी की आज तक कोई स्टेटमेंट मुझे ऐसी लगी ही नहीं कि कोई खास हो, सच बोलूं तो, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट बहुत बचकानी वाली होती हैं। अभी इनको काफ़ी 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तब जाके इनको अगर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी 50 कंपनियां हैं जो कि हमारी निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। तो हमारी 50 कंपनियां अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमेंट इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड कंपनी, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। और अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ किसी को लोन देती है तो उनकी एक अपनी करेंसी होती है जिसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसके अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसीज आती हैं, जो कि 5 कौन कौन सी करेंसी होती है उसमें? यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। ठीक है, तो गाइज आज के हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल में हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल हमें सजेशन दे सकते हो, मैं उस पर जरूर काम करना शुरू करूँ। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।